सॉर्ड ऑफ कमिंग के एपिसोड 3 में हम देखते हैं जवान का दोस्त उसे घर पर आकर उसके बेड पर चढ़कर एक दीवार में कान लगाकर आवाज को सुनने लगता है। वह जवान से कहता है कि क्या तुमने यह आवाज सुनी? जवान उससे कहता है कि अरे यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर जिंगांग वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जवान का बेड टूट जाता है। लेकिन जिंगांग खड़े होकर जवान के पास आता है और कहता है कि यार मैं तो तुम्हारे लिए काम लेकर आया था, तुम सॉर्ड बनाने वाले रूशी के साथ लोहार या खुदाई का काम कर सकते हो, यह तुम्हारे लेटर बांटने से तो काफी बढ़िया होगा। इधर तभी जवान को काफी ज्यादा पेन होने लगता है, उसका स्पिरिचुअल ब्रिज काफी ज्यादा उसे पेन दे रहा होता है। लेकिन तभी जिंगांग यह देखकर कहता है कि अरे यार क्या तुम इस बेड के लिए इतना दुखी हो रहे हो? जवान उससे कहता है कि ठीक है तुम जाओ। जिंगांग वहाँ से जाने से पहले कहता है कि यदि तुम्हें काम चाहिए तो फिर तुम उसी लोहार की दुकान पर आ जाना। और तभी अब जिंगांग की नजर वहीं पास ही में काम कर रही जिंग की मेड पर पड़ती है। वह उसे देख कर लड्डू हो जाता है, लेकिन तभी वह मेड अपनी मार्शल आर्ट स्किल का उपयोग करते हुए जिंगांग को गंभीर रूप से घायल कर देती है। इधर हम उसी सिटी में उस शॉपकीपर को दिखते हैं जो कि वहाँ पर बैठा बैठा सामान बेच रहा होता है। इधर जिंगांग अपने पेन को सहन करते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है। तभी वह शॉपकीपर कहता है कि हे वत्स तुम्हें क्या हुआ? वह कहता है कि मुझे पता है जरूर ही तुम भविष्य में होने वाली आपदा से ज्यादा चिंतित होगे। जिंगांग उससे कहता है कि तुम मुझसे बकवास मत करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर वह शॉपकीपर कहता है कि अरे यार तुम शांत हो जाओ, इतना परेशान मत हो, चलो मैं तुम्हें भविष्य में होने वाली आपदा से बचाने के लिए उपाय बताता हूँ। तुम मेरी दुकान से धूप बत्ती खरीदो जिन्हें जलाकर फिर तुम प्रे करो जिससे कि तुम्हारे ऊपर आने वाली आपदा टल जाएगी। यह सुनकर जिंगांग गुस्सा होता है। वह कहता है कि बिल्कुल, तो पहले मैं तुम्हारी दुकान को ही जला देता हूँ। और अब वह वहाँ पड़ी लकड़ी को घिस कर उसमें आग जला लेता है। वह शॉपकीपर यह देख कर अपनी गाड़ी को वहाँ से काफी स्पीड से भगा कर ले जाता है। जिंगांग तो उस मसाल को शॉपकीपर के ऊपर फेंकता है, परंतु वह शॉपकीपर उससे बच जाता है। यह देखकर जिंगांग जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी उसका पेन फिर से स्टार्ट हो जाता है। अब वह शॉपकीपर एक जगह आकर हारा थका बैठ जाता है। वह कहता है कि आज तो बाल बाल बची। तभी उसकी सामान की गाड़ी से उसका आइटम नीचे गिरता है और अब उसमें से एक स्टिक बाहर निकलती है, जिसे देखकर वह वहाँ प्रे करने लगता है। तभी पीछे से एक हाथ आकर उसके पैर को पकड़ लेता है। तभी उस शॉपकीपर को कुछ सीन्स दिखाई देने लगते हैं जहाँ वह शॉर्ट गर्ल काफी सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। इधर वह शॉपकीपर यह देखकर तो काफी ज्यादा डर जाता है। वह माफी मांगता है। वह कहता है कि मुझे जाने दो, मैं यहाँ गलती से आ गया। और अब वह धीरे से उस शॉर्ट गर्ल के हाथ को हटाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वह शॉर्ट गर्ल फिर से उसके पैर को पकड़ लेती है। यह देखकर तो वह शॉपकीपर काफी गुस्सा होता है। वह शॉपकीपर डरते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो। और अब वह अपना पैर उसके हाथ से छुड़ा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर वह फ्लाइंग स्वॉर्ड आ जाती है, जिससे देखकर वह शॉपकीपर डर जाता है। लेकिन फिर वह शॉपकीपर अपने आप को संभालते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस ओनर को बचाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम जाओ इस शहर के पुराने टिड्डे के पेड़ से टिड्डी का पत्ता लेकर आओ। लेकिन वह शॉर्ट तो इसकी बात नहीं सुनती। यह सुनकर वह ओल्ड मैन कहता है कि जल्दी जाओ, देरी मत करो। यह सुनकर अब वह शॉर्ट वहाँ से टिड्डी के पेड़ से टिड्डी का पत्ता लेने चली जाती है। इधर वह शॉपकीपर उस लड़की को अपनी गाड़ी के ऊपर लिटा देता है और फिर वह वहाँ पर कुछ कैलकुलेट करते हुए कहता है अब मैं तुम्हें ठीक कराने के लिए कहाँ ले जाऊँ। फिर वह वहाँ पर कुछ पावरफुल फैमिली के गेट्स पर आवाज लगाने लगता है, जहाँ वह सॉन्ग परिवार के दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन में से चिल्लाने की आवाज आती है जो कि उस शॉपकीपर को वहाँ से भगा देती है। और फिर वह शॉपकीपर दूसरे घर के गेट को खटखटाता है, लेकिन वह हाउस ओनर भी उस शॉपकीपर को वहाँ से भगा देती है। यह सुनकर वह शॉपकीपर अब वे परिवार के गेट पर जाता है, लेकिन वह व्यक्ति भी उस शॉपकीपर को भगा देता है। यह देखकर तो वह शॉपकीपर पूरी तरह से उदास हो जाता है, लेकिन तभी वह फ्लाइंग स्वॉर्ड टिड्डे के पेड़ से टिड्डी का पत्ता लेकर आ जाती है। वह शॉपकीपर उस पत्ते को उस लड़की के हाथ पर रखता है, जो कि वहाँ रखते ही गायब हो जाता है। वह शॉपकीपर अपना हिसाब किताब लगाते हुए कहता है कि मैं इस छोटे से शहर में तुम्हें लेकर कहाँ जाऊँ। और तभी उसे आइडिया आता है। वह कहता है कि चलो मैं तुम्हें इस सिटी के सबसे गरीब व्यक्ति के घर ले चलता हूँ। और फिर वह थोड़ी ही देर में जवान के घर पर आ जाता है। उसके घर के गेट को खटखटाते हुए कहता है कि देखो जवान, मैं तुम्हारे लिए एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। लेकिन जवान भी अपने घर का गेट नहीं खोलता। अब यह देखकर वह शॉपकीपर कहता है कि अरे मैं और कितना झूठ बोलूंगा, इससे तो उसे भी आसानी से पता चल जाएगा कि यह एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन तभी वहाँ पर जवान आता है। वह कहता है कि आप अंदर आइए। यह सुनकर वह शॉपकीपर काफी खुश होता है और अब वह काफी स्पीड से उसके घर में अपनी उस गाड़ी को लेकर अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी वह शॉर्ट उसे रोक कर उस घर की तलाशी लेकर उस शॉपकीपर के पास आती है और उसे अंदर जाने से मना करती है। वह शॉर्ट कहती है कि यह घर तो एकदम बेकार है। वह शॉपकीपर कहता है कि यदि तुम्हें अपनी मास्टर को बचाना है तो फिर हमें जल्दी अंदर जाना होगा, इसका इलाज करना होगा। यह सुनकर वह शॉर्ट मान जाती है और अब वह शॉपकीपर जल्दी से उसे अंदर ले जाता है। अब वह शॉपकीपर अंदर लाने
जाने के बाद जवान से कहता है कि तुम जल्दी से इसे उठाकर अंदर बेड पर लेटाओ। यह सुनकर जवान उसे अंदर लाकर बेड पर लिटा देता है। जवान कहता है कि यह लड़की घायल कैसे हो गई। यह सुनकर वह शॉपकीपर जवान को एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन तभी वह फ्लाइंग स्वॉर्ड आकर उस शॉपकीपर का मुंह बंद करा देती है। अब वह शॉपकीपर जवान से कहता है कि तुम्हें इसके कपड़े बदल कर जल्दी से इसके लिए मेडिसिन लानी होंगी। इस पर जवान कहता है कि लेकिन वह कहता है कि मेरे बगल में एक लड़की रहती है, मैं उसे बुलाकर जल्दी से इसके कपड़े बदलवा देता हूँ। इस पर वह ओल्ड मैन जवान को रोकते हुए कहता है कि यदि मैं चाहता तो फिर मैं उस घर में ही जा सकता था। एक बार तुम सोचो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अब जवान को मजबूरन उस शॉपकीपर की बात माननी पड़ती है। इधर वह शॉपकीपर उस फ्लाइंग स्वॉर्ड से कहता है कि अब तुम मेरा धन्यवाद करो, मैं तुम्हारे मास्टर की जान बचा रहा हूँ। तभी वह शॉपकीपर जवान की ओर देखती है। वह जवान को स्वॉर्ड गर्ल के कपड़े बदलते हुए देखकर तुरंत ही उस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वह शॉपकीपर उस स्वॉर्ड को वहीं पकड़ लेता है। वह जवान से कहता है कि तुम जल्दी करो, मैं स्वॉर्ड को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। जवान जैसे ही उस लड़की को दिखता है वह तो अलग ही ख्वाबों में खो जाता है। वह ओल्ड मैन कहता है कि जल्दी करो, मैं और ज्यादा देर तक इसे होल्ड नहीं कर सकता। इधर वह स्वॉर्ड उस शॉपकीपर को इधर उधर दीवार में पटक पटक कर मार रही होती है। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ वह शॉपकीपर उस मेडिसिन को एक पर्चे पर लिख कर जवान को दे देता है। जवान से कहता है कि तुम जल्दी जाओ और मेडिसिन को खरीद कर जल्दी लाओ। जवान उस शॉपकीपर से कहता है कि क्या आप मुझ पर एक उपकार करेंगे। शॉपकीपर से कहता है कि अगर मैं अचानक से मर जाऊं तो आप मुझे ऐसे घर में जन्म देना जहां मेरे माता पिता मेरे लिए जीवित हों। यह सुनकर वह शॉपकीपर जवान के उस स्पिरिचुअल ब्रिज को देखता है जो कि ब्रेक हो चुका होता है। अब यह देखकर वह शॉपकीपर समझ जाता है। वह कहता है कि ठीक है, तुम जल्दी जाओ और सामान लेकर आओ। यह सुनकर जवान वहाँ से सामान लेने के लिए चला जाता है। इधर वह शॉपकीपर थोड़ा सीरियस हो जाता है। अब कुछ समय बाद उस लड़की को होश आता है, जहाँ वह उस लड़की को बताता है कि तुम्हारी जान यहाँ के एक गरीब व्यक्ति ने बचाई है। इस लड़के का नाम जवान है, उसने ही तुम्हारी ड्रेस बदली है। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन वह लड़का काफी अच्छा है। वह लड़की कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। मैं तो यहाँ पर मास्टर रुयान के पास आई थी जिनसे कि मैं अपने लिए एक स्वॉर्ड बनवा सकूं। और अब तभी वहाँ पर जवान आ जाता है। वह उस लड़की को बैठा देखता है। वह उस लड़की को दिखते ही रह जाता है। तभी वह लड़की जवान से कहती है कि मेरा सर नेम न्यांग और मेरा नाम याओ है, यानी कि मेरा नाम न्यांग याओ है। जवान कहता है कि मेरा सर नेम चेन और मेरा नाम जवान है, यानी कि मेरा नाम चेंग जवान है। इस बात को सुनकर वह शॉपकीपर, वह फ्लाइंग स्वॉर्ड और वह लड़की तीनों ही हंसने लगते हैं। अब वह शॉपकीपर जवान को एक पेपर देते हुए कहता है कि इस मेडिसिन को कैसे तैयार करना है मैंने इस पेपर पर लिख दिया है। इस पर जवान कहता है कि लेकिन मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। वह शॉपकीपर कहता है कि कोई बात नहीं, यह लड़की पढ़ी लिखी है तो फिर यह तुम्हें उस मेथड को पढ़कर बता देगी, जिससे तुम समझ जाओगे कि तुम्हें मेडिसिन कैसे बनानी है। और अब वह जवान से कहता है कि पहले तुम मेरे पास इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और अब वह शॉपकीपर जवान को लेकर बाहर आ जाता है। वह शॉपकीपर जवान से कहता है कि तुम्हें हर समय अपनी मौत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं जानता हूँ बेशक तुम्हारे पास कम ही लाइफ बची है, लेकिन तुम्हें उसे तो शांति से जीना चाहिए। इस पर जवान कहता है कि लेकिन मेरा मरना तो तय है, तो फिर मैं जीकर भी क्या करूँगा। यह सुनकर वह शॉपकीपर उसे उसके डिवाइन ब्रिज के पास ले आता है। अब जवान उस जगह को देखने लगता है। तभी एक लेडी जवान पर हमला कर देती है, जिससे कि वह जगह पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। वह शॉपकीपर कहता है कि वैसे भी तुम्हारे मरने से इस दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए तुम जीते हो या फिर मरते हो यह सिर्फ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और यदि वैसे भी तुम अगर जीवित रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें जरूर ही कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। वैसे भी एक बार तुम्हें सोचना चाहिए, यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हें ऐसी स्थिति में देखते तो फिर क्या वह तुम्हें इस पेन में देखकर खुश होते। वह शॉपकीपर कहता है कि तुम्हें किसी भी मोड़ पर अपने जीने की इच्छा को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र चाबी है जो कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए अग्रसित करेगी। वैसे भी ऐसी उम्र में तुम्हें मरने के ख्याल इतने क्यों आ रहे हैं। वह जवान को काफी ज्यादा डांटता है और फिर वह उसे वापस रियल वर्ल्ड में ले आता है और उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें 3 बातें बताऊंगा, इन्हें ध्यान से सुनना। अब वह शॉपकीपर कहता है कि निंगयाओ के ठीक होने के बाद तुम मास्टर रुयान के पास जाना और उनसे ट्रेनिंग लेना। और दूसरी बात, मैं अक्सर कन्वर्टेड ब्रिज पर जाता रहता हूँ, तो फिर यह तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करेगा कि तुम मुझसे मिलोगे या फिर नहीं। साथ ही तीसरी बात को मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, तो फिर उसे भी याद रखना। और हाँ, जो तुम्हारे पास तांबे के सिक्के हैं वह काफी ज्यादा मूल्यवान है, तो फिर उन्हें अच्छे से रखना। यह कहकर वह शॉपकीपर अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी वहाँ फंस जाती है। वह जवान से कहता है कि इसे बाहर निकल पाओ। अब जवान उसकी गाड़ी को बाहर निकाल देता है। वह शॉपकीपर वहाँ से जाने से पहले उससे कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हो ना सके, क्योंकि जैसा तुम विश्वास बनाओगे वैसा ही तुम्हारे जीवन में घटित होगा, इसीलिए कभी भी कुछ गलत मत सोचो। और हाँ, तुम्हारे पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारी छोटी सी उम्र में तुम्हारे माता पिता खत्म हो गए, लेकिन
लेकिन यह उनकी गलती नहीं है। बेशक तुम्हें वह सब कुछ नहीं मिला जो कि बाकियों को मिला है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास काफी कुछ है, तो फिर तुम्हें उन पर ध्यान देकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यह कहकर वह शॉपकीपर वहाँ से चला जाता है। ज्वान इतने बड़े मोटिवेशन लेक्चर को सुनकर कहता है कि वाह, यह आदमी तो काफी ज्यादा औसम है, सच में इसने तो मेरे अंदर जीने की उम्मीद बढ़ा दी है। और अब ज्वान निंग याओ के लिए सूप बना देता है। वह कहता है कि तुम इसे पी लो। निंग याओ कहती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, यदि तुम चाहो तो फिर मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इस पर ज्वान कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अब वह वहाँ पैसे रखते हुए कहता है कि तुम यह पैसे मेरे दोस्त को दे देना जब भी वह आए तो। निंग याओ कहती है कि क्या तुम सच में अपना बदला लेने के लिए यहाँ से जा रहे हो? इस पर ज्वान कुछ नहीं कहता। वह अपने माता पिता की टेबलेट के सामने अगरबत्ती लगाकर वहाँ से जाने लगता है। नियांग याओ कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, अब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वह कहती है कि बेशक तुम्हारे पास पावर नहीं है, लेकिन यदि तुम इस प्रकार से तेजी से हमला करोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर कोई भी डॉच नहीं कर पाएगा। और अब ज्वान अपना रिवेंज लेने के लिए अपने घर की चौखट से बाहर कदम रख देता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।